प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा हो जाता है। लाओ त्सू के इस गहरे विचार के साथ आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम विज्ञान की दुनिया से एक ऐसी खोज पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो हमारे ग्रह के एक बेहद अहम हिस्से अमेज़न वर्षावन में हो रहे एक कह सकते हैं अप्रत्याशित बदलाव की कहानी कहती है। जी हाँ, और ये जानकारी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो दुनिया को, पर्यावरण को समझना चाहते हैं, खास तौर पे यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। बिल्कुल, ये बदलाव सीधे तौर पर जुड़ा है जलवायु परिवर्तन से और हमारे वायुमंडल में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के स्तर से, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, इन सब विषयों के लिए ये एक बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही जरूरी मुद्दा है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इससे जुड़े सवाल बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है अमेज़न वर्षावन में पेड़ों का लगातार बढ़ता आकार, और इसका जो मुख्य कारण समझा जा रहा है वो है वायुमंडल में CO2 का बढ़ता स्तर। जी। और हमारी ये जो चर्चा है ये प्रतिष्ठित जर्नल नेचर प्लांट्स में हाल ही में 25 सितंबर को प्रकाशित एक अध्ययन पर आधारित है, इंक्रीजिंग ट्री साइज अक्रॉस अमेज़ोनिया। हाँ, ये स्टडी आई है, इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रकाशनों ने भी इसे कवर किया है। तो आज हम इसी स्टडी के जो मुख्य निष्कर्ष हैं उन्हें समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेज़न के पेड़ क्यों और कैसे बड़े हो रहे हैं। इस बदलाव का असली महत्व क्या है और इस विशाल पारिस्थितिकी तंत्र अमेज़न के भविष्य के लिए इसके क्या संकेत हैं? चलिए तो फिर इस विषय की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये जानना शायद जरूरी है कि ये जो अध्ययन है ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं था। इसका स्केल, इसका पैमाना काफी बड़ा था, है ना? हाँ, निश्चित रूप से। ये कोई एक दो वैज्ञानिकों का काम नहीं है। इसमें दुनिया भर के आप सोचिए 60 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के लगभग 100 वैज्ञानिकों की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टीम शामिल थी। 100 वैज्ञानिक? जी। और उन्होंने कोई एक दो जगह सैंपल नहीं लिए, बल्कि पूरे अमेज़न बेसिन में फैले 188 स्थायी वन भूखंडों, जिन्हें परमानेंट फॉरेस्ट प्लॉट्स कहते हैं, वहां पेड़ों की निगरानी की। 188 प्लॉट्स, और ये प्लॉट्स भी अच्छे खासे बड़े होंगे। हाँ, ये भी छोटे नहीं थे। हर एक प्लॉट औसतन 12,000 वर्ग मीटर का था। मतलब काफी बड़ा एरिया कवर किया गया। अच्छा, और ये सब सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं किया गया होगा? मतलब कुछ महीनों या साल भर का डेटा नहीं होगा ये? नहीं, यही तो इस अध्ययन की सबसे बड़ी ताकत है। ये एक दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म स्टडी थी। कुछ भूखंडों की निगरानी तो आप मानिए पिछले 30 वर्षों से की जा रही थी। 30 साल? जी। इतने लंबे समय तक और इतने सारे स्थानों पर डेटा इकट्ठा करने से ही इतने पुख्ता और विश्वसनीय निष्कर्ष निकालना संभव हो पाया है। हाँ बिल्कुल, डेटा की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही महत्वपूर्ण है। हाँ। शोधकर्ताओं ने बहुत बारीकी से समय के साथ पेड़ों के तने की मोटाई यानी उनके व्यास, डायामीटर में होने वाले बदलावों को मापा। तो इतने वर्षों की मेहनत, इतने सारे आंकड़ों का विश्लेषण, इसके बाद सबसे प्रमुख और शायद चौंकाने वाला निष्कर्ष क्या निकला? मुख्य निष्कर्ष ये है कि अमेज़न के पेड़ों का औसत व्यास, मतलब उनकी औसत मोटाई, हर दशक में लगभग 3.3% की दर से बढ़ रही है। हर दशक 3.3%? सुनने में शायद ये आंकड़ा छोटा लगे, लेकिन अगर हम एक जंगल के इकोसिस्टम के नजरिए से देखें तो ये सामान्य नहीं है। क्यों? आमतौर पर एक पुराने स्थिर जंगल में क्या होता है? देखिए, सामान्य परिस्थितियों में एक परिपक्व, जिसे कहते हैं अनडिस्टर्ब जंगल, जहां बाहरी हस्तक्षेप कम हो, वहां पेड़ों का औसत आकार या व्यास लगभग स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। हाँ, राइट। इसका कारण है एक प्राकृतिक संतुलन। जैसे जब कोई विशाल पुराना पेड़ अपने जीवन चक्र के अंत में गिरता है तो उसकी जगह खाली हो जाती है। ठीक है, उस खाली जगह में फिर सूरज की रोशनी पहुंचती है और नए छोटे पौधे, सैपलिंग्स जिन्हें कहते हैं, वो तेजी से बढ़ने लगते हैं। अच्छा। तो कुछ पेड़ बड़े होते हैं, कुछ मरते हैं या गिरते हैं और नए उनकी जगह लेते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है, जंगल बना रहता है, लेकिन उसका जो औसत आकार है वो मोटे तौर पर एक जैसा रहता है। लेकिन अमेज़न में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ औसत आकार लगातार बढ़ रहा है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? वैज्ञानिक इसका कारण किसे मान रहे हैं? वैज्ञानिकों का मजबूत अनुमान है, और इसके पक्ष में काफी सबूत भी हैं, कि ये बदलाव मुख्य रूप से हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की बढ़ती मात्रा के कारण हो रहा है। अच्छा, CO2 के कारण? जी। पिछले 30 वर्षों में जिस अवधि पर यह अध्ययन केंद्रित है, वायुमंडल में CO2 का स्तर लगभग 20% यानी 5वें हिस्से तक बढ़ गया है। बाप रे, 20% की बढ़ोतरी? हाँ, और ये हम जानते हैं कि ये औद्योगिक क्रांति के बाद से
मानवीय गतिविधियों, खासकर जीवाश्म ईंधन जलाने का नतीजा है। और ये बढ़ा हुआ CO2 पेड़ों को मोटा कैसे बना रहा है? इसका क्या मैकेनिज्म है? मतलब क्या प्रक्रिया है? इसे वैज्ञानिक भाषा में कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। कार्बन उर्वरण प्रभाव कह सकते हैं हिंदी में। कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। अच्छा। इसे समझने के लिए हमें पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस को याद करना होगा। पौधे क्या करते हैं? वे हवा से CO2 लेते हैं, जमीन से पानी और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं, शुगर बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हाँ, ये तो बेसिक साइंस है। बिल्कुल। तो CO2 इस प्रक्रिया के लिए एक अनिवार्य कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। अच्छा, जैसे हमें भोजन के लिए अनाज चाहिए, पौधों को CO2 चाहिए। बिल्कुल सही है। अब सोचिए, अगर हवा में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए ये कच्चा माल ज्यादा आसानी से और ज्यादा मात्रा में मिल जाता है। कुछ पौधों के लिए, सभी के लिए नहीं, पर कुछ के लिए ये उनकी प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ा देता है। मतलब वो ज्यादा तेजी से खाना बना पाते हैं? हाँ, कह सकते हैं। उन्हें ज्यादा ऊर्जा मिलती है और परिणाम स्वरूप उनकी वृद्धि तेज हो जाती है। वे ज्यादा बायोमास बनाते हैं, लकड़ी, पत्ते वगैरह। अच्छा। संक्षेप में कहें तो ये जो अतिरिक्त CO2 है, ये उनके लिए एक तरह के हवाई उर्वरक या खाद की तरह काम कर रहा है, जिससे वे ज्यादा फल फूल रहे हैं या इस मामले में मोटे हो रहे हैं। तो ये एक तरह से अप्रत्याशित नतीजा है बढ़ते प्रदूषण का कि अमेज़न के पेड़ मोटे हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस खोज का महत्व क्या है? क्या ये हमारे लिए अच्छी खबर है? देखिए, इसके कुछ पहलू हैं जो निश्चित रूप से ध्यान खींचते हैं और पहली नजर में सकारात्मक लग सकते हैं। जैसे कि बड़े पेड़ छोटे पेड़ों की तुलना में अपने जीवन काल में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और उसे अपनी लकड़ी और दूसरे हिस्सों में जमा करते हैं, जिसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। हाँ, ये तो पता है। दरहम विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता हैं पीटर एचेल्स, जिनका जिक्र शोध अध्ययन में भी है। वो इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ये खोज दिखाती है कि CO2 वाकई एक उर्वरक की तरह काम कर रहा है, जिससे पेड़ों की वृद्धि बढ़ रही है। और चूंकि लकड़ी या कह लें पेड़ों का बायोमास विश्व स्तर पर कार्बन को जमा करने का एक बहुत महत्वपूर्ण भंडार है, एक कार्बन सिंक है, तो यह कुछ हद तक आश्वस्त करने वाली बात लग सकती है कि यह भंडार शायद और बढ़ रहा है। मतलब अगर अमेज़न जैसे विशाल जंगल के पेड़ ज्यादा कार्बन सोख रहे हैं, तो क्या ये वायुमंडल से CO2 कम करने में और जलवायु परिवर्तन के असर को शायद धीमा करने में मदद नहीं करेगा? या तो एक उम्मीद की किरण दिखती है। सैद्धांतिक रूप से हाँ, ऐसा सोचना बिल्कुल तर्कसंगत लगता है। अगर अमेज़न के पेड़ ज्यादा कार्बन सोख रहे हैं तो वो वायुमंडल से उस अतिरिक्त CO2 को हटाने में थोड़ी मदद कर सकते हैं जो हम लगातार उत्सर्जित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। हाँ, और ये लेकिन बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस तस्वीर का दूसरा और कहीं ज्यादा भयावह पहलू नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और वो क्या है? वो है अमेज़न में लगातार और बढ़ते पैमाने पर हो रही वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। हाँ, ये संतुलन बनाने वाली बल्कि शायद ज्यादा वजनदार सच्चाई है। बिल्कुल। इस अध्ययन की एक सह प्रमुख लेखिका है ब्रिस्टल विश्वविद्यालय की शोधकर्ता रेबेका बैनबरी मॉर्गन। वो बहुत स्पष्ट रूप से कहती हैं कि उनका अध्ययन अप्रत्यक्ष रूप से ये भी उजागर करता है कि अमेज़न में वनों की कटाई असल में कितनी विनाशकारी है। कैसे? जरा सोचिए, अमेज़न के ये विशाल उष्णकटिबंधीय पेड़ कोई 10-20 साल पुराने नहीं होते, वो सैकड़ों साल पुराने होते हैं। सैकड़ों साल? जी हाँ, उनमें सदियों का जमा कार्बन कैद होता है। जब हम इन पुराने प्राकृतिक जंगलों को, जिन्हें ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट कहते हैं, काटते हैं, तो न केवल हम भविष्य में कार्बन सोखने की उनकी क्षमता खत्म कर देते हैं, बल्कि जो जमा है वो भी निकल जाता है। बिल्कुल, उनमें जमा सदियों का कार्बन भी बहुत तेजी से वापस वायुमंडल में चला जाता है, खासकर जब उस लकड़ी को जलाया जाता है या वो सड़ती है। तो मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो शायद बचे हुए पेड़ थोड़े ज्यादा मोटे हो रहे हैं क्योंकि CO2 ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ हम उन विशाल पुराने पेड़ों को ही खत्म करते जा रहे हैं जो कार्बन के असली भंडार थे। सटीक कहा आपने। और रेबेका बैनबरी मॉर्गन एक और महत्वपूर्ण बात कहती हैं, वो ये कि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इन काटे गए पुराने जंगलों की जगह पर अगर हम नए पेड़ लगा भी दें तो वो उनकी बराबरी कर लेंगे। हाँ, कि वो तुरंत उन पुराने प्राकृतिक जंगलों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्बन भंडारण या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी लाभों की बराबरी कर लेंगे। ये संभव नहीं है। क्यों नहीं? पेड़ तो पेड़ है। क्योंकि एक पुराना जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होता, वो एक जटिल, एक विकसित पारिस्थितिकी तंत्र होता है
जिसे बनने में सदियां लगती हैं। उसमें मिट्टी, फंगस, जीव जंतु सबका एक जटिल नेटवर्क होता है। नए पेड़ वो सब तुरंत वापस नहीं ला सकते। अच्छा, ये बात तो है। तो ये जो CO2 फर्टिलाइजेशन से पेड़ों के मोटे होने की बात है, क्या ये वनों की कटाई से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकता है, या ये बस एक छोटी सी सकारात्मक बात है एक बहुत बड़ी नकारात्मक हकीकत के सामने? यहीं पे हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और लगभग सभी वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि CO2 फर्टिलाइजेशन से मिलने वाला ये जो संभावित लाभ है, ये वनों की कटाई से होने वाले कार्बन उत्सर्जन और जैव विविधता के विनाशकारी नुकसान की भरपाई करने के आसपास भी नहीं है। मतलब नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, कहीं ज्यादा। वनों की कटाई का प्रभाव कहीं ज्यादा तत्काल है, ज्यादा व्यापक है और ज्यादा नकारात्मक है। सोचिए, जो पेड़ सैकड़ों साल से कार्बन जमा कर रहे थे, उन्हें काटने से जो कार्बन निकलता है, वो बचे हुए पेड़ों द्वारा थोड़ा अतिरिक्त कार्बन सोखने की तुलना में कहीं ज्यादा है। और बायोडाइवर्सिटी का नुकसान तो अलग है। बिल्कुल। हम उन अनगिनत जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियों को खो रहे हैं जो उन पुराने जंगलों पर ही निर्भर थे। वो कहीं और नहीं रह सकते। इस पूरे संदर्भ को समझने के लिए अमेज़न के विशाल पैमाने और उसके महत्व को याद रखना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। अमेज़न, जैसा हम जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कितना बड़ा है ये? इसका क्षेत्रफल इतना विशाल है कि ये दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, सुरिनाम और वेनेजुएला। 9 देश? हाँ, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 60% ब्राजील में पड़ता है। और आकार में विशाल होने के साथ साथ ये जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी की सतह का केवल 1% हिस्सा होने के बावजूद यहाँ दुनिया की ज्ञात वन्यजीव प्रजातियों का लगभग 10% पाया जाता है। जी हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। ये जैव विविधता का एक ग्लोबल हॉटस्पॉट है, अतुलनीय। और जलवायु के नजरिए से इसे अक्सर प्रहा के फेफड़े कहा जाता है। हाँ, ये उपमा बहुत प्रचलित है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से ये पूरी तरह सटीक नहीं है, क्योंकि परिपक्व जंगल अपने श्वसन में भी काफी ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी ये इसके वैश्विक महत्व को दर्शाता है। किस तरह से? अमेज़न भारी मात्रा में CO2 सोखता है और वैश्विक जलवायु पैटर्न को प्रभावित करता है। ये एक विशाल कार्बन भंडार है। एक अनुमान के मुताबिक अमेज़न के पेड़ों और मिट्टी में कुल मिलाकर लगभग 150 से 200 अरब टन कार्बन जमा है। 150 से 200 अरब टन? ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। बहुत विशाल, और इसे खोने का खतरा हम मोल नहीं ले सकते। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये अध्ययन हमें कई महत्वपूर्ण बातें बताता है। पहली बात तो ये कि अमेज़न का पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर नहीं है, वो बदल रहा है। और ये बदलाव बाहरी कारणों से हो रहा है? हाँ, ये बदलाव सीधे तौर पर वैश्विक वायुमंडलीय परिवर्तनों जैसे बढ़ते CO2 से जुड़ा है। दूसरी बात, ये दिखाता है कि प्रकृति में जटिल प्रतिक्रियाएं होती हैं। बढ़ता CO2 एक प्रदूषक है, लेकिन पौधों के लिए ये एक संसाधन भी है जिससे उनकी वृद्धि बढ़ सकती है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ ये है कि हमें इस कार्बन फर्टिलाइजेशन प्रभाव को वनों की कटाई के व्यापक संदर्भ में ही देखना होगा। मतलब इसे आइसोलेशन में नहीं देख सकते। नहीं, ये अध्ययन हमें खुश होने का कारण नहीं देता कि चलो पेड़ मोटे हो रहे हैं तो सब ठीक है, बल्कि ये हमें और ज्यादा चिंतित करता है कि हम उस प्राकृतिक प्रक्रिया को भी खतरे में डाल रहे हैं जो शायद जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों को कम करने में हमारी मदद कर सकती थी। वनों की कटाई न केवल इस संभावित लाभ को नकार रही है, बल्कि स्थिति को और भी बदतर बना रही है। ये एक तरह से दो-धारी तलवार है। CO2 उत्सर्जन पेड़ों को थोड़ा बढ़ा रहा है, लेकिन वही उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन के दूसरे नकारात्मक प्रभाव भी ला रहा है। जैसे सूखा, तापमान वृद्धि, ये चीजें भी अमेज़न में बढ़ रही हैं और ये अंततः पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनकी वृद्धि को रोक सकती हैं। ये तो वाकई एक जटिल और गंभीर स्थिति है। तो अब आते हैं हमारे उन श्रोताओं पर जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? उन्हें किन पहलुओं पर खास ध्यान देना चाहिए? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए यहाँ से कई की टेकअवेज हैं जिन्हें उन्हें अपनी तैयारी में शामिल करना चाहिए। पहला, कार्बन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। इसकी अवधारणा को ठीक से समझें। ये क्या है, कैसे काम करता है और इसके पारिस्थितिकी परिणाम क्या हैं? ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का एक डायरेक्ट उदाहरण है। ठीक है। दूसरा, अमेज़न वर्षावन का बहुआयामी महत्व।
इसे सिर्फ ग्रह के फेफड़े के रूप में नहीं, बल्कि एक विशाल कार्बन सिंक, जैव विविधता के अद्वितीय भंडार, स्वदेशी समुदायों के घर और क्षेत्रीय एवं वैश्विक जलवायु नियामक के रूप में समझें। वो 150-200 अरब टन कार्बन स्टॉक वाला आंकड़ा याद रखें, उसका महत्व समझें। तीसरा पॉइंट। तीसरा, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र प्रतिक्रिया। ये अध्ययन दिखाता है कि कैसे जलवायु परिवर्तन जैसे बढ़ता CO2 सीधे तौर पर प्राकृतिक प्रणालियों को प्रभावित कर रहा है और ये प्रतिक्रियाएं जटिल और अप्रत्याशित हो सकती हैं। चौथा, वनों की कटाई एक बड़ा संकट। अमेज़न में वनों की कटाई का पैमाना क्या है, उसके कारण क्या हैं, जैसे कृषि विस्तार, पशुपालन, खनन, लॉगिंग, और उसके परिणाम क्या हैं, कार्बन उत्सर्जन, जैव विविधता हानि, स्वदेशी लोगों का विस्थापन, जलचक्र में परिवर्तन। इन सबको गहराई से समझें। और पुराने बनाम नए जंगल का फर्क। हाँ, वो है 5वां पॉइंट, पुराने बनाम नए जंगल। पुराने प्राकृतिक जंगल, ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट, और नए लगाए गए पेड़ या द्वितीयक वन, सेकेंडरी फॉरेस्ट या प्लांटेशंस के बीच कार्बन भंडारण क्षमता और जैव विविधता के मूल्य में क्या अंतर है, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये अध्ययन इस अंतर को रेखांकित करता है। और छठा है पर्यावरण बनाम विकास बहस का विश्लेषण। ये अध्ययन इस बहस में एक सूक्ष्म बिंदु जोड़ता है। क्या CO2 वृद्धि जैसे कुछ अप्रत्याशित लाभ वनों की कटाई जैसे विनाशकारी कार्यों को उचित ठहरा सकते हैं या संतुलित कर सकते हैं? साक्ष्य स्पष्ट रूप से नहीं की ओर इशारा करते हैं। नीतियों को हमेशा समग्र प्रभाव, नेट इफेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। और आखिरी पॉइंट 7वां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समाधान। क्योंकि अमेज़न कई देशों में फैला है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करना चाहिए। ये सभी बिंदु ये सिर्फ पर्यावरण और भूगोल के लिए ही नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे एक वैज्ञानिक खोज कितनी मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाती है। निश्चित रूप से। और UPSC के परीक्षा में किसी तरह की अंतर्विषयीय समझ, इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग की अपेक्षा की जाती है। तो संक्षेप में कहें, आज हमने अमेज़न वर्षावन पर हुए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन की परतों को खोलने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे वायुमंडल में बढ़ता कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर वहां के पेड़ों को औसतन मोटा बना रहा है, जिससे उनकी कार्बन सोखने की क्षमता सैद्धांतिक रूप से बढ़ सकती है। लेकिन हमने ये भी उतनी ही स्पष्टता से समझा कि ये सिक्के का केवल एक और शायद छोटा पहलू है। वनों की कटाई का लगातार बढ़ता और गंभीर खतरा न केवल इस संभावित लाभ को बोना साबित कर रहा है, बल्कि अमेज़न के अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक जलवायु स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है। हाँ, ये अध्ययन हमें झूठी दिलासा देने के बजाय अमेज़न को बचाने के प्रयासों को तेज करने की चेतावनी देता है। बिल्कुल, ये हमें किसी भी जानकारी को उसके पूरे संदर्भ में, उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत याद दिलाता है। और श्रोताओं के मन में विचार करने के लिए एक प्रश्न छोड़ते जाते हैं। हाँ, एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या CO2 के कारण पेड़ों की ये बढ़ी हुई वृद्धि लंबे समय तक ऐसी ही चलती रहेगी? खासकर तब जलवायु परिवर्तन के दूसरे नकारात्मक प्रभाव, जैसे कि अमेज़न में बढ़ता तापमान, बार बार पड़ने वाले भयंकर सूखे, ये खुद पेड़ों के स्वास्थ्य और उनकी वृद्धि पर बुरा असर डाल रहे हैं। अच्छा सवाल है। क्या ये कारक अंततः कार्बन फर्टिलाइजेशन के प्रभाव को खत्म या शायद उलट नहीं देंगे? और जब हम वनों की कटाई के लगातार बढ़ते दबाव को देखते हैं, तो इस खोज का वास्तविक जमीनी पारिस्थितिक महत्व आखिर कितना है? ये कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिन पर आगे और शोध और गहन चिंतन की आवश्यकता है। बिल्कुल। बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न। इस गहन चर्चा पर आपके क्या विचार है? क्या इस अध्ययन या अमेज़न से जुड़े कोई और प्रश्न आपके मन में है? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमारे साथ अपने विचार और सवाल जरूर साझा करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जी हाँ, आपकी भागीदारी इस संवाद को और सार्थक बनाती है। और यदि आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा और आप UPSC तथा अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर ऐसी ही विस्तृत और संतुलित चर्चाएं नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें आप तक ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने में मदद मिलती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।